नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति थी या सैनिक विद्रोह था या जनता का विद्रोह था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने उस समय के जो अधिकारी थे भारत में, उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। किसी अंग्रेज अधिकारी ने इसे केवल मुस्लिम शासकों का षड्यंत्र कहा है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या था, जबकि भारतीय इतिहासकार क्रांतिकारियों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय कौन व्यक्ति किस पद पर था। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था उसमें। तो लॉर्ड पाल्मस्टन था। मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। जफर नाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। मुगल सेनापति कौन था? तो मिर्जा मुगल पहले सेनापति होते हैं, क्योंकि इस समय बहादुर शाह जफर की उम्र तो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, करीब 82 साल उनकी ऐज थी। तो अपने पुत्र को उन्होंने सेनापति बनाया और उनके पुत्र का नाम था जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन को मिर्जा मुगल के नाम से उपाधि देके और सेनापति बनाया। ये जो मिर्जा उपाधि है, ये भारत में आने से पहले मुगलों की उपाधि हुआ करती थी, लेकिन बाद में बाबर ने ये मिर्जा की उपाधि धारण करना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पुनः शुरू करते हैं। लेकिन ये ज्यादा काबिल व्यक्ति नहीं था, इसके लिए इस बख्त खां है, इसको सेनापति बनाया जाता है। तो अगर कहीं दोनों नाम हो तो आपको यहाँ बख्त खान ही करना है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मिर्जा मुगल को सेनापति बनाया जाता है। इसके बाद हम करेंगे ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन थे। तो जब क्रांति शुरू हुई थी उस समय तो जॉर्ज एनिसन थे, इनके जैसे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पैट्रिक ग्रांट को सेनापति बनाया जाता है, लेकिन ये क्रांति को दबाने में सफल नहीं हो पाते। इस कारण इनको हटाकर और कॉलिन कैम्पबेल को सेनापति बनाया जाता है। कॉलिन कैम्पबेल क्रांति को दबाने में सफल हो जाते हैं। तो इनमें से भी अगर तीनों नाम साथ में हो तो होगा भी नहीं, अगर हो तो भी कॉलिन कैम्पबेल आपको यहाँ सही करना है, क्योंकि क्रांति को दबाने वाला सेनापति यही है। विद्रोह हुआ, इसका विद्रोह का कारण क्या हुआ? तो विद्रोह कोई एक कारण से नहीं होता है, विद्रोह होने के बहुत से कारण होते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण है इनमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के साथ सहायक संधि करते हैं 1798 में। इसको पुनः भी करते हैं, मतलब शुरुआत इसी से करते हैं, लेकिन पुनः 1801 में पुनः भी करते हैं इसको, क्योंकि इसमें कुछ खामियां रह गई थी। उसके बाद मैसूर के साथ करते हैं 1799 में। मैसूर टीपू सुल्तान का यहाँ शासन था। टीपू सुल्तान 1799 में अंतिम रूप से हार जाता है। तो जो पूर्व के राजवंश था उसको पुनः राज दे दिया जाता है और मैसूर के साथ सहायक संधि हो जाती है। इसके साथ ही तंजौर है। तंजौर में भी 1799 में सहायक संधि हो जाती है। इसी क्रम में मतलब भारत के जो लगभग के सारे जो देशी राज्य थे उनके साथ वेलेस्ली तो इसकी शुरुआत करता है और धीरे धीरे 1818 तक राजस्थान या भारत के जो भी देशी राज्य होते हैं उनके साथ सहायक संधि हो जाती है। तो सहायक संधि में होता है क्या है कि एक सेना रखी जाती थी। सेना का खर्चा तो उस राज्य का राज्य देता था और वो ऑर्डर मानती थी अंग्रेज अधिकारियों के।
कंपनी के अधिकार में रहती थी सेना। तो एक तो मतलब देशी राज्य सेना का खर्चा उठा के कमजोर हो रहे थे, और दूसरे अपने स्वतंत्रता के अधिकार थे वो भी छोड़ रहे थे। सहायक संधि के और जाने के बाद कोई राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता था। और ये कभी कभी सहायक संधि के एवज में जो धनराशि अंग्रेज प्राप्त करते थे वो देशी राज्य नहीं दे पाते थे, इस कारण उस राज्य पर अधिकार कर लेते थे। जैसे डलहौजी ने हैदराबाद के 1854 में सहायक संधि की जो राशि तय थी वो नहीं दे पाने के कारण हैदराबाद रियासत के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। और इसके अलावा सहायक संधि के बदले में देशी राज्य थे उनको मिलता क्या था, तो मिलता यही था कि इस सहायक संधि हो जाने के बाद विदेश नीति, जो देशी राज्यों की विदेश नीति थी वो बिल्कुल अंग्रेजों के अधिकार में आ जाती थी और उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते थे। तो सहायक संधियां करने का कारण क्या था? सहायक संधि मतलब देशी राज्य थे वो आपस में लड़ लड़ के बहुत कमजोर हो रहे थे, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और सहायक संधियां करना शुरू कर दी। इसके बाद हम देखेंगे डलहौजी की गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसके गोद निषेध नीति किस तरीके के राज्यों के साथ डलहौजी ने अपनाई? तो डलहौजी ने सभी राज्यों को 3 भागों में बांटा। वे राज्य जिन पर कभी अंग्रेजों का अधिकार नहीं रहा, मराठों का अधिकार नहीं रहा और मुगलों का अधिकार नहीं रहा, ऐसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अंग्रेज बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि मराठों को अंग्रेजों ने हरा दिया था और मुगलों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। तो जो अधिकार मुगलों के और मराठों के थे वो अपने आप अंग्रेजों ने धारण कर लिए। तो इस कारण जो मुगलों, मराठों और अंग्रेजों से बिल्कुल स्वतंत्र थे, ऐसे राज्यों की राजनीति में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे अंग्रेज। इसके अलावा दूसरे राज्य वे थे जो कभी अंग्रेजों की या मराठों या मुगलों की आधिपत्य में रहे थे। तो ऐसे राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना अपने बच्चे गोद नहीं ले पाते थे, इसी को गोद निषेध कहा गया। और तीसरे राज्य वे थे जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। तो तीसरी प्रकार के जो राज्य थे वो बिल्कुल भी बच्चे गोद नहीं ले सकते थे। ऐसी रियासत का अनिवार्य रूप से अंग्रेज अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते थे। तो आपको बता दें 3 प्रकार के राज्य थे। एक तो स्वतंत्र राज्य, एक कभी जो अंग्रेजों, मुगलों या मराठों के अधिकार में रहे, और तीसरे वे जो अंग्रेजों द्वारा ही गठित किए गए थे। तीसरे प्रकार के राज्यों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शते थे, अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते थे। और दूसरे प्रकार के जो राज्य थे उनको मतलब अंग्रेज अधिकारी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी तय करती थी। तो कौन कौन से राज्य थे जिनको अंग्रेजों द्वारा ऐसे अधिकार कर लिया गया? तो हम देखेंगे सतारा है, इस पर 1848 में अधिकार कर लिया जाता है इस नीति के तहत। दूसरा है संभल, और तीसरा है जयपुर। इन पर अधिकार कर लिया जाता है। 1849 में। फिर आता है बघाट, इस पर अधिकार कर लिया जाता है
1850 में। और उसके बाद आता है उदयपुर। आप उदयपुर राजस्थान वाला न समझे, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। और उसके बाद आता है झांसी। उसके बाद आता है नागपुर। इस पर अधिकार कर लिया जाता है 1852 में, और इस पर अधिकार कर लिया जाता है 1853 में। तो इस प्रकार सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया जाता है। जो हमने नाम लिखे, आप इन जो नाम है इनको क्रम वाइज याद करें, क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये दोनों है, ये दोनों 1849 में है। तो आप इसे क्रमवाइज याद करें। ये राज्य डलहौजी की गोद निषेध नीति के तहत हड़प ली गई। एक नाम आता अवध का। तो अवध को गोद निषेध नीति के तहत नहीं हड़पा गया। अवध पर क्या किया गया? कुशासन का आरोप लगाया गया। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया। अवध हमेशा ही अंग्रेजों का समर्थक राज्य रहा है, अंग्रेजों की हर जगह हेल्प की है। और जो अंग्रेजों की बंगाल सेना थी उसमें अधिकांश सैनिक अवध के ही थे। तो इस प्रकार अंग्रेजों की हर जगह पूरे भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य फैलाने में अवध क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा महत्व था। लेकिन अवध को भी कुशासन का आरोप लगा के और हड़प लिया जाता है। तो डलहौजी की ये नीति सबसे ज्यादा घातक रही कंपनी के लिए। और इस कारण जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे वो जो इस नीति के तहत हड़प लिए जाने की संभावना थी। तो सारे जो छोटे छोटे राज्य थे वो इस नीति से बहुत ज्यादा डर गए। बाद में देखते हैं हम सामाजिक और धार्मिक कारण। तो भारत में सामाजिक और धार्मिक कारण बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, देखो 1829 में विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा का निषेध कर दिया जाता है। सती प्रथा को कौन से अधिनियम के तहत बंद कर दिया जाता है? सती प्रथा अधिनियम 17 के तहत। कई बार क्या कि ये अधिनियम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को बंद कर दिया गया। बाद में कब कर दिया गया? 1829। धार्मिक निर्योग्यता, ये कानून बना था 1850 में डलहौजी के टाइम में। धार्मिक निर्योग्यता क्या था? धार्मिक निर्योग्यता के तहत जो हिंदू या मुस्लिम लोग थे वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते थे, तो उनको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता था। इससे पहले क्या कानून था कि जो हिंदू या मुस्लिम या कोई भारत का अन्य धर्म का लोग जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते थे उनको अपने पैतृक संपत्ति थी उससे वंचित कर दिया जाता था। लेकिन डलहौजी के टाइम में इसको बंद कर दिया गया, धार्मिक निर्योग्यता। ये अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 15। अधिनियम 15 के तहत जो ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोग थे उनको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाने वाला नियम बना दिया गया। और एक क्या हमने
जो ब्रिटिश शिक्षा नीति थी उसमें पढ़ा था। 1813 में क्या किया गया था, जो ईसाई मिशनरियां थी उनको भारत में धर्म प्रचार करने की खुली छूट दे दी गई थी। तो ऐसे जो नियम आ रहे थे अंग्रेजों के, उससे भारतीय लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको लगने लग गया था कि जल्द ही भारत पर ईसाई धर्म का अधिकार हो जाएगा। ईसाई धर्म, और दरअसल अंग्रेजों की ये नीतियां ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाली थी। इस सती प्रथा को तो हम नहीं मान सकते ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाली, लेकिन भारतीय लोगों को ऐसे जो नियम, बदलाव के नियम थे उससे लगने लग गया कि हिंदू धर्म में छेड़खानी कर रहे हैं अंग्रेज लोग। इसके अलावा हम देखेंगे 1856 में विधवा विवाह, ये कब होता है, 15 जुलाई। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने वाला अधिनियम बनाया जाता है। ये कैनिंग के समय होता है, कई बार यहाँ डलहौजी का नाम आता है लेकिन इस समय कैनिंग आ जाता है। फरवरी 56 में कैनिंग आ जाता है। तो ये कैनिंग के समय ये नियम बनता है। इसके अलावा 1856 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह से पहले भी भारत में अनेक सैनिक विद्रोह होते हैं। एक वेल्लोर में विद्रोह होता है, कब होता है, 1806 में, वेल्लोर। तो ये विद्रोह क्यों होता है? ये विद्रोह होने का कारण ये होता है कि जो भारतीय सैनिक थे वो तिलक लगाने के, दाढ़ी मूछ रखने के और पगड़ी धारण करने के धार्मिक रूप से आदि थे या उनकी धार्मिक पहचान थी। तो अंग्रेज लोगों ने दाढ़ी मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, पगड़ी धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 1806 में ये एक विद्रोह होता वेल्लोर में। तो ऐसे मतलब बहुत से कारण रहे जो धार्मिक रूप से भारतीय सैनिकों को बार बार विद्रोह के लिए प्रेरित कर रहे थे। एक इसके अलावा देखो 1856 में क्या होता है, नई सैनिक नीति लाते हैं कैनिंग। तो नई सैनिक नीति आती है 1856 में। उसमें क्या होता है, जो भारतीय सैनिक थे वो समुद्र पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे, लेकिन नई सैनिक नीति के तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाने का आदेश दिया गया। जो नए सैनिक भर्ती हो रहे थे उनको समुद्र पार जाने की शर्त लगा दी गई नई भर्तियों में। तो इसको भी भारतीय लोग धर्म के खिलाफ मानते थे। आगे देखते हम आर्थिक कारण। हमने पढ़ा कि डलहौजी की नीति के तहत राज्य हड़प लिए गए। तो भारत में जो अंग्रेजों द्वारा राज्य हड़प लिए गए तो दरबारों में रहने वाले लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावा जो राज्यों के उद्योग धंधे थे वो भी बंद हो गए। और इसके अलावा देखो हम वेलेजली की सहायक संधि, हम तो वेलेजली की सहायक संधि होने के बाद जो भारत के देशी राज्य थे वो धीरे धीरे आलसी राज्य थे, वो आलसी हो गए। और क्योंकि वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों पर निर्भर हो चुके थे, जिससे दरबार में रहने वाले लोग वहां भी बेरोजगार हो गए। और नई अब देशी राज्यों के सैनिकों की आवश्यकता रही, क्योंकि सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों ने ले लिया। तो वेलेजली की सहायक संधियां भी यहाँ बेरोजगारी बढ़ाने में काफी कारगर रही। इसके अलावा 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। तो औद्योगिक क्रांति होने के कारण भारत जो ब्रिटेन से बना हुआ सामान बहुत सस्ता भारत में आने लगा और भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग को भी नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ से विदेश जाने वाले उद्योग पर तो काफी टैक्स लगा दिया गया। और जो इंग्लैंड से सूती वस्त्र भारत आता था उस पर टैक्स नहीं लगा के बहुत सस्ता बेचा, जिससे भारत के सूती वस्त्र बिल्कुल खत्म हो गया। तो अंग्रेजों की नीतियां भारतीय उद्योगों के पक्ष में नहीं थी, उद्योगों को नष्ट करने वाली थी, क्योंकि वो अपना सामान बेचना चाहते थे। तो आर्थिक कारण भी यहाँ होता है।
सैनिक कारण। तो सैनिक कारणों में हमने थोड़ा तो अभी इसमें पढ़ लिया, धार्मिक और सामाजिक कारण में। एक छूट गया, देखो 1854 में क्या होता है, 1854 में डाक कर अधिनियम आता है। इस डाकघर अधिनियम के तहत जो फ्री में डाक भेज सकते थे सैनिक, वो बंद कर दी गई। इसके अधिनियम के बाद जो इससे पहले क्या था कि जो सैनिक थे वो अपने परिवार के साथ डाक के द्वारा जुड़े रह सकते थे और वो निःशुल्क था, लेकिन इसको यहाँ बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो अफगानिस्तान और सिंध का एरिया था वहां अतिरिक्त भत्ता मिलता था भारतीय सैनिकों को, लेकिन वो भी यहाँ बंद कर दिया जाता है। और समुद्र पार जाने पर अतिरिक्त भत्ता मिलता था, वो भी यहाँ बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण क्या होता है कि आपको सबको पता है तात्कालीन कारण का, तो ब्राउन बेस जो राइफल थी उसको हटा के नई राइफल आती है, और जो नई राइफल आती है उसमें जो कारतूस लगता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती है। इस कारण भारतीय जो सैनिक है वो उसका उपयोग करने से मना कर देते हैं और विद्रोह कर देते हैं। ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया जाता है और 1856 में ही सबसे पहले मतलब इसका उपयोग शुरू होता है। मतलब अंबाला है, दमदम है, अंबाला में शुरुआत होती है, दमदम क्षेत्र है, दमदम जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और अंबाला पंजाब का है। दमदम के बाद जो बहरामपुर, तो मतलब जो क्रांति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सबसे पहले अंबाला में ये अफवाह फैलती है कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। बाद में जो बहरामपुर है वहां ये सूचना फैलती है, तो यहाँ भी सैनिक इसका उपयोग करने से मना कर देते हैं। तो इसको मतलब होता क्या है कि ये बहुत जल्दी अफवाह फैलती है, और जो भारतीय सैनिकों के पास जैसे जैसे ये सूचना फैलती है तो इसका उपयोग करने से वो मना कर देते हैं। गाय तो हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, और जो सुअर है उसको मुस्लिम सैनिक हैं वो बहुत ही घृणित मानते हैं। उसका जो नाम लेने से ही वो अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत ही घृणित मानते हैं सुअर को। तो इस कारण दोनों हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे वो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि इसमें सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई होती थी। तो बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने इसकी जांच करवाई जॉन केई और लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। तो इन्होंने दोनों व्यक्तियों ने स्वीकार भी किया था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। विद्रोह की योजना, तो विद्रोह की योजना है वो कुछ इतिहासकारों का मानना है अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू ने की। ये दोनों व्यक्ति, ये तो 17 के जो राजा उनके द्वारा लंदन भेजे जाते हैं, और ये नाना साहब के द्वारा लंदन भेजे जाते हैं, क्योंकि इनका तो राज्य सिंह का 17 सबसे पहले 17 ही छिना गया 1848 में। और इनके जो नाना साहब दत्तक पुत्र किसके थे? बाजीराव सेकंड के। तो बाजीराव सेकंड की 8 लाख की पेंशन आती थी, तो अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को पेंशन देने से मना कर दिया।
बाजीराव सेकंड पेशवा थे, तो पेशवा को पेंशन दी जा रही थी, अंग्रेजों का ऐसा मान रहा। नाना साहब को पर्सनल, सॉरी, बाजीराव सेकंड को पर्सनल ही वो पेंशन दी जा रही थी, और नाना साहब को, सॉरी, बाजीराव को पुणे से हटाकर और कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर रखा जाता है। तो एक तो उनको अपनी रियासत से दूर रखा जाता है, और दूसरी बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद नाना साहब को पेंशन नहीं दी जाती है। तो यहाँ अजीमुल्ला खां है, वो तो यहाँ पेंशन के लिए जाते हैं और इनका राज्य छिन जाता है, इस कारण ये जाते हैं। तो ये दोनों लोग जो इंग्लैंड में ही ये योजना बनाते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह किया जाए और उनको बाहर से निकाला जाए। इसके दौरान ये उमर पाशा के से भी मिलते हैं। उमर पाशा जो क्रीमिया युद्ध के दौरान वहां इनसे मिलते हैं। क्रीमिया वही क्षेत्र है जिस पर उसने 2014 में अधिकार कर लिया था। तो क्रीमिया में उमर पाशा से मिलते हैं। उमर पाशा इनको सलाह देता है क्रांति की, और यहाँ के नाना साहब को ये लोग क्रांति शुरू करने की सलाह देते हैं। तो ये कितनी बात सही है, इसको कार्ल मार्क्स ने भी स्वीकार किया कि क्रांति की शुरुआत के लिए नाना साहब ही जिम्मेदार हैं। और इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि नाना साहब उत्तर भारत की यात्रा करते हैं 1857 के शुरुआती महीनों में, और अप्रैल तक वापस अपने कानपुर लौट जाते हैं। तो हम मान सकते हैं ऐसा कि जो विद्रोह की शुरुआत इन्हीं के दिमाग की उपज थी। तो क्रांति की तारीख कौन सी तय की गई थी? 31 मई। हालांकि क्रांति पहले ही शुरू हो जाती है, 31 मई तारीख शुरू की गई थी। इसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी। यहां से वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसको याद कर सकते हैं, कमल का फूल और रोटी। भारत में 1857 की क्रांति से पहले भी जो भी विद्रोह हुए हैं, तो ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। वेलूर विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारियों ने माना था कि उस समय शक्कर की दाने बांटे गए थे। और इसके अलावा जब 1803 के आसपास जब जो मराठों का राज्य अंग्रेजों द्वारा अधिकृत कर लिया गया, तो ऐसे समय उस समय भी रोटियां बांटी गई थी उसमें। मतलब ऐसे कुछ इतिहासकारों का मानना था कि भारत में जब भी कोई क्रांति होती है तो रोटियां बांटने का प्रावधान एक रिवाज मान सकते, प्रावधान नहीं बोल सकते। होता क्या था, जो गांव का चौकीदार होता था वो 5-7 रोटियां लेकर एक गांव जाता था, और वहां के चौकीदार को या गांव वालों को बोलता था कि आसपास के 5-7 गांव में आप ऐसा करो, और वो आगे बोलते थे कि आप ऐसा करो। तो ऐसे धीरे धीरे क्रांति हर क्षेत्र में फैल गई। तो आपको याद रखना है, कमल का फूल और रोटी इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। बाद में हम देखेंगे 1857 की जो क्रांति है, इसकी घटना में क्या होता है कि 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी जाती है। ये कौन सी छावनी होती है? बैरकपुर छावनी की घटना होती है। मंगल पांडे यहाँ चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर देते हैं, क्योंकि मंगल पांडे यहाँ जो दमदम का एरिया है यहाँ से आते हैं, तो इनको पहले से ही इस घटना की जानकारी होती है। तो 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर देते हैं, और एक अंग्रेजी अधिकारी को गोली लग जाती है लेकिन बच जाते हैं। तो यहां से आपको एक तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री याद रखना है, बैरकपुर याद रखना है, क्योंकि बैरकपुर की सबसे पहली घटना होती है। तो आप यहां से क्रांति की घटना, इसको क्रांति की शुरुआत नहीं मान सकते, क्योंकि ये बहुत पहले घटना हो जाती है और ये यही खत्म हो जाती है, क्रांति की शुरुआत नहीं दे पाती है ये घटना। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। घटना होती है 29 मार्च को, यानी 8-9 दिन के बाद ही फांसी की सजा दे दी जाती है। एक व्यक्ति और होते हैं, उनको भी फांसी की सजा दी जाती है, ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे पर आरोप क्या होता है कि
ये जब घटना हो रही थी तो मंगल पांडे को ईश्वर पांडे ने अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट नहीं करने के आरोप के कारण इसको फांसी दे दी जाती है। कब दे दी जाती है? 21 अप्रैल। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे को कब दे दी जाती है फांसी? 21 अप्रैल। और ये घटना यही खत्म हो जाती है और इसको क्रांति की शुरुआत नहीं माना जाता है। क्रांति की शुरुआत, असल शुरुआत होती है 10 मई। 10 मई से पहले भी एक घटना होती है। कब होती है घटना? 24 अप्रैल। चौबीस अप्रैल को क्या होता है कि जो घुड़सवार सैनिक होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं और जो 90 सैनिक होते हैं घुड़सवार सेना के, उनको उनमें से 85 सैनिकों को तो क्या होता है कि वो 10-10 साल की सजा सुना दी जाती है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो इसके बाद होता है ये है कि जो आप पुनः सुन लीजिए। 24 अप्रैल को जो घुड़सवार सैनिक होते हैं वो चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर देते हैं और 90 सैनिक होते हैं। इन 90 सैनिकों में से 85 को क्या कर दिया जाता है? 10 साल की सजा। इनको 10 साल की सजा दी जाती है। तो फिर इसी का जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री कंपनी होती है, इसके पैदल सैनिक 9 मई की शाम बाजार में घूमने जाते हैं। तो वहां बाजार में कुछ महिलाएं इन्हें ताने मारती हैं कि आपके भाई तो कैद में बैठे, आप यहाँ बाजार में मक्खी मार रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ 10 मई को पैदल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कंपनी यही है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री कंपनी। इन पैदल सैनिकों ने यहाँ विद्रोह कर दिया और सैनिक जो रसद सामग्री थी, गोला बारूद था, उनको लूट लिया और दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इनकी कोई योजना नहीं होती है, बगैर योजना ही ये दिल्ली निकल जाते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई यानी जो 11 मई की सुबह होती है, सुबह ही पहुंच जाते हैं। उस समय जो बहादुर शाह सेकंड होते हैं, वो रमजान का महीना चल रहा था और दूसरी शेरी थी। यानी शेरी उसको बोलते हैं जो सूर्योदय से पहले रमजान के महीने में जो भोजन किया जाता है उसको शेरी बोलते हैं। तो सेकंड शेरी थी और उसके लिए यहाँ बहादुर शाह साहब जो जगे हुए थे, उसी समय मतलब 20वीं नेटिव इन्फेंट्री कंपनी के पैदल सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। इनके साथ असैनिक लोग हैं वो भी, यानी साधारण व्यक्ति भी, आदमी भी यहाँ पहुंच जाते हैं इनके साथ मिलकर। लगभग ये 50 किलोमीटर की दूरी होती है और रात को ही मतलब सुबह ही पहुंच जाते हैं यहाँ। और 11 मई को पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद ये विद्रोह कहां हुए, इनके केंद्र कौन से थे, इनके बारे में एक चार्ट के द्वारा हम देखेंगे। दिल्ली में 11 और 12 मई को विद्रोह होता है और विद्रोह के नेता होते हैं बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह सेकेंड। विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति होता है निकलसन और हडसन। झांसी में 4 जून को विद्रोह होता है और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इसके नेता होते हैं और जनरल ह्यूरोज इसको दबाने वाले नेता होते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई मारी जाती है युद्ध में। तो जब वो मारी जाने के बाद सोई हुई रहती है ना लक्ष्मीबाई, तो उस समय एक कथन करते हैं ह्यूरोज कि भारतीय समाज में ये सोई हुई स्त्री ही एक मर्द है।
लखनऊ या अवध, अवध को भी हड़प लिया जाता है डलहौजी के द्वारा। तो यहाँ भी विद्रोह होता है 4 जून को ही। बेगम हजरत महल इस विद्रोह की नेता होती हैं और कॉलिन कैम्पबेल अंतिम सेनापति होते हैं क्रांति के दौरान, और हेवलॉक आउट्रम। इसके बाद कानपुर में, यहाँ नाना साहब के नेतृत्व में 5 जून को नाना साहब और तात्या टोपे यहाँ भी रहते हैं। देखो रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी और यहाँ नाना साहब के साथ भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ हार जाने के बाद वो यहाँ तात्या टोपे नाना साहब के साथ आ जाते हैं और फिर राजस्थान भी जाते हैं। राजस्थान में भी क्रांति के दौरान अनेक स्थानों पर अंग्रेजों से मुठभेड़ रहते हैं तात्या टोपे। तो यहाँ भी कॉलिन कैम्पबेल और हेवलॉक ही आंदोलन को दबाते हैं। इसके बाद इलाहाबाद में 6 जून को विद्रोह होता है और विद्रोह के नेता होते हैं लियाकत अली और कर्नल नील, यहाँ विद्रोह को दबाते हैं। जगदीशपुर 12 जून कुंवर सिंह आरा बिहार के होते हैं और ये बिहार में ही विद्रोह नहीं करते, बिहार के आसपास के एरियो को जो जगह थी उनको जीतकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी अधिकार कर लेते हैं। और ये डायरेक्ट सैनिक मुठभेड़ में नहीं मारे जाते हैं, युद्ध के दौरान कोई घाव हो जाता है और उस घाव की वजह से ही इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ विद्रोह को दबाने वाले होते हैं विलियम टेलर और विसेंट आयर। बाद में फैजाबाद में जून में होता है और यहाँ मौलवी अहमद उल्ला और विद्रोह को दबाने वाले जनरल रेनॉल्ड और बरेली। जून में यहाँ विद्रोह होता है और खान बहादुर खान, ये यहाँ के नेता होते हैं विसेंट आयर और कैम्पबेल, इस विद्रोह को दबाते हैं। फतेहपुर, यहाँ अजीमुल्ला इस विद्रोह के नेता होते हैं और रेनल्ड और कैम्पबेल इस विद्रोह को दबाते हैं। तो ये मौलवी होते हैं और इन पर अंग्रेज सरकार 50,000 रुपए का उसमें इनाम भी जारी करती है कि इनको पकड़ाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 की क्रांति के जो ये एक क्षेत्र हैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्रांति के क्या परिणाम है और क्या क्या बदलाव हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे, और राजस्थान में 1857 के क्या प्रभाव थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।